नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे जीवमंडल के ही आगे बढ़ेंगे तो जलमंडल की बात आती है। जलमंडल भी जीवमंडल का ही एक भाग है। एग्जाम में सदैव याद रखना निम्न में से कौन सा जलमंडल का भाग है कौन सा नहीं है। तो पहले भी बता चुके हैं, पुनः फिर बता रहे हैं कि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों मिल करके जीवमंडल का निर्माण करते हैं। उनमें से हम पहले स्थलमंडल जीवमंडल पर बात कर चुके हैं, वो आपने पीछे देख भी लिया। अब स्थलमंडल भी हो चुका था हमारा, वायुमंडल भी हो चुका था। अब जलमंडल की बात है। तो जलमंडल में पहली जो आपके पास लाइन लिखी हुई है वो है कि जल जीवमंडल में बायोस्फीयर में भू जैव रसायन चक्रों को दक्ष तथा प्रभावी बनाता है। दक्ष मतलब उन्हें स्टेब्लिश करता है या स्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। कौन? जल। भू जैव रासायनिक चक्र को बोलते हैं जियो बायो केमिकल साइकिल। देखो कितने शब्द बोले, जियो बायो केमिकल, तीन चीजें कि जो भी चीजें हैं वो सब पूरी सड़ के जमीन में मिलती हैं। मिलने के बाद फिर से पुनः ऊष्मा का चक्र चलता रहता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता रहता है। कैसे होता है? कोई पादप हमारे पास खड़ा है, वो सड़ने के बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा वो पुनः मृदा में मिला दिया गया, मतलब दीमकों के द्वारा। अब अगर वहां पर जल की उपस्थिति होगी तो पादप वर्ग जन्म लेगा, वहां पादप उगाएंगे। अगर पादप वर्ग की उपस्थिति नहीं है, सपोज दैट हमने कोई जानवर लिया और जाके रेगिस्तान में उसको सड़ा दिया, जो भी जानवर के शरीर में जल था उससे हो सकता है वहां एक दो पादप उग जाए, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि वहां पादप कारगर हो या स्थायी रूप से जम सके। तो जल का महत्वपूर्ण रोल किसमें है? भू जैव रासायनिक चक्र के संचालन में। आपने देखा होगा खेत में अगर आप दाना डालने जाएंगे, बुआई करेंगे, कोई बीज डालेंगे तो वो तभी संभव हो सकता है, जम सकता है, उग सकता है जब वहां उपस्थिति हो किसकी? जलमंडल नहीं, जल की। क्लियर? कोई भी प्रोसेस चलने के लिए या अभी तो हमारा जीवन चलने के लिए जल की जरूरत है। आपने देखा होगा अमृत योजना भारत सरकार चला रही है। आपने देखा है कि जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो जो दुनिया की पुरातन से पुरातन या नवीनतम से नवीनतम सभ्यताओं की हम बात करें, तो उनमें सब में जलाशयों नदियों के आसपास ही उनको पाया गया। हम अगर बात करें अपने जियो की कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर कितने प्रतिशत में जल और कितने प्रतिशत में बिना जल की व्यवस्था है, तो हम पाते हैं 29% पे स्थल है और पृथ्वी के 71% भाग पर जल की उपस्थिति है। जल कितने पर है? 71% में 71% पर जल पाया जाता है। तो जितने पर जल है उस 100% जल को अगर हम डिवाइड करें तो हम ये पाते हैं, यहाँ देखेंगे लिख रखा है विश्व की जलापूर्ति। जल की आपूर्ति जो पूरी विश्व में है, पूरी पृथ्वी पे ग्लोब पर है, वो किस आधार पर और कैसे हुई। ये जो 71% जल है इसको अगर हम वर्ग किलोमीटर में कहें तो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है जो सागरी भाग में, मतलब पूरा जलमंडल जो पृथ्वी पर जल है वो 51 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर का भाग वो है, ये अलग से बात है, ये भाग वो है जहां केवल जल है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इसमें कुछ ऐसा भी भाग है जहां पादप से आच्छादित है, मतलब ऊपर काई है, अन्य चीजें पाई जाती हैं, लेकिन 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का वो क्षेत्रफल है जहां केवल और केवल क्या पाया जाता है? जल की उपस्थिति ही होती है। उसके नीचे अन्य प्राणी पाए जाएंगे, ऊपर पादप वर्ग नहीं होगा। अब अगर हम देखें कि कहाँ कितना जल है तो हम पाते हैं कि महासागरी भाग में जो जल है, महासागर में कितना जल है? सबसे ज्यादा जल महासागर में है। कितना है? तो 97.2%। ये क्वेश्चन आपने पीसीएस एग्जाम, स्टेट की आरओ एग्जाम, टेट एग्जाम, यहां तक कि पुलिस कांस्टेबल तक की परीक्षा में यह क्वेश्चन आपने पाया होगा कि महासागरी भाग में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है? तो अगर अराउंड फिगर में देखें तो 97% भाग कह देते हैं कि कुल
भाग का जितना महासागर में हो कितना है। अच्छा, पूरी पृथ्वी पर 71 है, इस पूरे को 100% मान के तब फिर ये बात की गई। तो महासागर में कितना है, 97.2% भाग मतलब जल पाया जाता है। वायुमंडल में कितना जल है जो जल वाष्प के रूप में तैर रहा है, जिसे हम श्वसन द्वारा ग्रहण भी करते हैं और हम श्वसन द्वारा छोड़ते भी हैं, जितना लेते हैं उससे ज़्यादा जल छोड़ रहे होते हैं। तो वायुमंडल में, अच्छा, पेड़ पौधे भी वाष्पित करते हैं जल को ऊपर, ठीक। महासागरीय भाग से भी जल वाष्पित होता है, जो बादल होते हैं। तो ये कितना है, 0.001% जल है जो कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। 0.001% भाग कहाँ है, तो ये पाया जाता है आपके वायुमंडल में। नदी तथा सरिता, नदी मतलब है ये जो नदियाँ बहती हैं हमारी बारहमासी नदियाँ, वर्षा वाली, ये वर्षा पर निर्भर प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये सब मिला करके। नदी मतलब होता है बड़ा और सरिता मतलब होती है जो छोटी नदी होती है, उसको सरिता बोलते हैं। तो इसमें कितना % जल है, तो 0.0001%। कितने बार जीरो है, 3 टाइम 0, 1%। 800 मीटर गहराई में उपस्थित भूमिगत जल, ठीक है, ये वाला बात जरूर याद रखेंगे। 800 मीटर की गहराई तक कितना भूमिगत जल है, उसके बाद नहीं पता किया गया कि 5 किलोमीटर बाद कितना, उस जल की उपयोगिता नहीं है पृथ्वी पर। तो ये है 0.31% जो जमीन के अंदर पाया जाता है। अच्छा, 800 मीटर ही क्यों दिया गया, दिया इसलिए गया क्योंकि अब हम 800 मीटर मतलब है 200 मीटर कम 1 किलोमीटर में। अब इतना तो हो नहीं सकता कि हम 2 किलोमीटर तक बोरिंग कर दें, क्योंकि इसके बाद आने लगती हैं चट्टानें जिन्हें काटने में होगी समस्या। तो इसलिए 800 मीटर तक की गहराई तक कितना जल है, 0.31%। परसेंट बहुत गौर से देखना। सबसे ज़्यादा जल पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है ना। और उसके बाद नंबर 2 फिर, और हिमटोपियों को अगर छोड़ दो, अभी आएंगे हिमटोपी। ताजे जल की झील में कितना होता है, तो 0.09% जल। और हिमटोपियों जो हिमनद है, हिमखंड जहाँ से आपकी सरिता निकल रही अर्थात नदियाँ निकलती हैं, 0.001% जल जहाँ से निकलता है, वहाँ पर हिमनद में कितना जल है, तो 2.15% जल है। इस वाले जल को ही 2.5 से 3% पीने योग्य जल में रखा जाता था। तो यह वाला जो जल है पूरा पेय जल के अंतर्गत आता है। क्लियर, सुना भी होगा कि 2 से 3%, 2.5 से 3%, यह वाला जल प्लस भूमिगत वाला जल प्लस नदी और सरिता वाला जल, ये सब मिला करके, ताजे पानी वाली जल, ये सब मिलाओगे तो लगभग 3% के आसपास हम लोग पहुँचते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये व्यवस्था है पृथ्वी पर कि जो हमारे पास जल की, पेयजल क्या होता है, कैसा होता है, ये हमने पीछे जल प्रदूषण पढ़ाया था, वहाँ बताया था कि जल को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भाग में विभक्त है। जिसको ना भी जानकारी हो वो जाके प्लेलिस्ट में आप जल प्रदूषण पढ़ लेंगे तो वहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन में बात हो चुकी। अब यहाँ जब हम इतनी बात समझने के बाद आगे बढ़ते तो हमें मिलता है कि जो भूमिगत जल है वो कितने उपघटकों में विभक्त है। तो 3 उपघटक है हमारे पास, एक भूपृष्ठीय जल है, एक भूमिगत जल है और एक सागरीय जल है। भूपृष्ठीय जल कौन सा है, तो यहाँ आप समझो, भूपृष्ठीय जल वो है जो भूमि के ऊपर पाया जाता है अर्थात नदी और सरिता में बहता हुआ जल। महासागरीय जल, क्लियर, और झील वाला जल, हिमटोपी हिमनद वाला जल। लेकिन चूंकि सागर एक अलग से देखा होगा आपको कम्युनिटी लगता है, इसलिए इसको हमने अलग कर वो सागरीय जल बना दिया। भूमिगत जल जो जमीन के भीतर, उसे भूमिगत जल बना दिया। और भूपृष्ठीय जल में उसको रखा जो जमीन के सिर्फ ऊपर पाया जाता है, सागरीय भाग को छोड़कर, सरिता या नदियां, इनको रखा है, रिवर्स साइड को रखा। तो भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल, इन दोनों की बात करने से पहले हम यहाँ आ जाते हैं, इन दोनों पे फिर अभी लौटेंगे कि सागरीय जल को कितने भागों में विभक्त किया गया। तो 4 भागों में विभक्त किया गया। पहला है महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीसरा है गंभीर सागरीय मैदान और चौथा है महासागरीय गर्त। समुद्र के कुल भाग का सबसे बड़ा क्षेत्रफल गंभीर सागरीय मैदान के तहत आता है, जिसकी गहराई 3000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर के मध्य आती है। मैदान का मतलब है जमीन नहीं है, इन द सेंस ऑफ मैदान का मतलब है प्लेन।
मैदान के यहाँ क्या बोलेंगे, प्लेन। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जल ना उठा है ना गिरा है, एकदम बराबर है, और इसकी गहराई 3000 से लेकर के 6000 मीटर है। ये किसके अंतर्गत आता है, गंभीर सागरीय मैदान के अंतर्गत आता है। अब बात ये जानने वाली आती है कि औसतन समुद्र की गहराई कितनी है। अगर मीटर में कहें तो हम कहेंगे 9000 मीटर, और अगर किलोमीटर में हम कहेंगे तो कहेंगे 9 किलोमीटर गहराई है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 9000 मीटर का हो या 9 किलोमीटर गहराई है समुद्र की एवरेज डेप्थ। क्लियर, इतना गहरा है समुद्री भाग। और गर्त की अगर बात करें, महासागरीय गर्त अधिकतम कितना गहरा है, तो आप जानते हैं सर्वाधिक गहरा गर्त मारियाना ट्रेंच है, जो अधिकतम गहरा है 11 किलोमीटर या 11000 मीटर की गहराई है मारियाना ट्रेंच की, है ना। आगे चाहे लिख भी लो, मारियाना गर्त है जो 11000 मीटर का सबसे गहरा गर्त है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। लेकिन वो बात भूगोल के पोर्शन में होगी। फिलहाल यहाँ हम बात करते हैं कि निमग्न तट और मग्न ढाल में अंतर समझो। निमग्न तट वो है जो समुद्र का तटीय भाग, किनारे का क्षेत्र, और ढाल इसके तहत वहाँ तक समुद्र का पानी आपके ज्वार और भाटा के तहत जाता है। ठीक है, ज्वार और भाटा के तहत जाता है। उसकी ढाल कितनी होती है, 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री के मध्य। और इसकी कुल चौड़ाई क्षेत्रफल कितने के अंतर्गत आता है, जिनमें मैंग्रोव वन भी समाहित होते हैं या ज्वारी वनों को भी रखा जाता है। उसकी कुल क्षेत्रफल जो किनारे का है, समुद्र के किनारे के भाग है, उसको 48 किलोमीटर चौड़ा माना गया। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय निमग्न ढाल को, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दें, कहीं का भी दे रहे हो, और बड़ा सरल और फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्टुअल नहीं, कि जहां तक पानी जाता है प्लस उसमें नमक भी कहीं कहीं बनाया जाता है। जैसे अपने यहाँ आप गुजरात में देख लीजिएगा, तो वहाँ के तटीय भागों में नमक बनाया जाता है, कहीं कहीं मैंग्रोव वन होते हैं, ज्वारी वन पाए जाते हैं गुजरात के तटीय वाले भागों में। तो इनकी चौड़ाई 48 किलोमीटर तक हो सके। फिर हम किसके पास पहुंचे, महाद्वीपीय मग्न ढाल कितना होता है। देखो, जितना निमग्न है उससे ज़्यादा मग्न है, अर्थात इसकी गहराई कम है और इसकी गहराई ज़्यादा है। तो मग्न ढाल की कितनी होती है, 200 मीटर से लेकर के और 2600 मीटर तक। क्लियर, 200 मीटर से 0.2 किलोमीटर से लेकर के 2.6 किलोमीटर तक, यही तो होगा। इतनी गहराई पाई जाती है किसकी, मग्न ढाल की। और अब आए गंभीर सागरीय मैदान, सबसे अधिक हमने बताया था 75.9%। कभी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो अगर राउंड फिगर में पूछेगा तो 75% भी सही माना जाएगा, और अगर 76% हो, 5 ना हो, तो वो भी सही माना जाएगा। लगभग तो 76 के ही पहुंच रहा। और महासागरीय गर्त 7% है। क्लियर, गर्त वो होता है जहां पर पानी चारों तरफ से आकर के बीच में दब रहा होता है और वहां पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। मारियाना गर्त की जो बात की, इसके ऊपर से प्लेन, पक्षी इत्यादि निकल नहीं सकते। तो इतना भाग 7% पूरी समुद्र में कई जगहों पर ये गर्त वाली पोजीशन बनती, जहाँ जहाँ गर्त है वो 7% में आता है। क्लियर, तो ये रही हमारे सागर की बात। सागर की बात को मिटाते हुए अगर बात हम करें कि महासागरीय बात तो आपने समझ ली, महासागरीय बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भूमिगत और पृष्ठीय जल। क्योंकि जब बात हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की करते हैं तो फिर इन दोनों से प्रश्न ही आते हैं। वो सागरीय से 4 प्रश्न थे, गहराई थी, परसेंटेज था, जो हमने बता दिया। अब बात ये फंसी कि आखिर भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल की समस्या क्यों क्रिएट हो रही है। अभी हमने कहा कि पेयजल जो है, पुनः लिखेंगे, पेयजल पृथ्वी पर कितना है, तो पेयजल हमने कहा 2.5 से लेकर के 3% टोटल जल है। जो व्यक्ति पीछे वीडियो देखा है, नहीं देखा तो जाकर पुनः आप जल प्रदूषण देख लें, तो वहां से और क्लियर हो जाएगा कि आखिर जल का सिस्टम क्या है। और बाकी तो भूगोल पोर्शन में भी समझेंगे कई जगह से, लेकिन फिलहाल वहां से जाकर समझेंगे तो आपको और क्लियर व्यू में समझ में बात आएगी कि पेयजल 2.5 से 3% है। अब ये पेयजल हम पाते कहाँ से हैं, तो वायुमंडल से तो हम पेयजल लेते नहीं हैं। हम कोई रेगिस्तानी चूहा तो है नहीं कि सांस लिया, एक नाक से हाइड्रोजन खींची, दूसरे नाक से ऑक्सीजन खींच ली, पेट के अंदर अपने जल बना लिया। इतना संभव नहीं कि H2O पेट के अंदर बनाए। तो हम जल, आपने देखा होगा बैराज बनते हैं बड़े शहरों के किनारे,
जितने बड़े शहर हैं, चाहे हमारा दिल्ली हो यमुना किनारे है, आगरा हो हमारा यमुना किनारे है, कानपुर हो हमारा गंगा किनारे है, इलाहाबाद संगम गंगा और यमुना किनारे है, वाराणसी गंगा किनारे है, पटना हमारी गंगा किनारे है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जितने बड़े शहर, बड़ी आबादी हैं, वो सब किसी न किसी नदी के तट पर या नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, तभी बड़े शहर हो रहे हैं। अब तो नदी से हम जल प्राप्त करते हैं, भूमिगत जल से हम जल प्राप्त करते हैं, ताजे जल की झीलों से हम जल प्राप्त करते हैं। भारत की अगर बात करें तो नैनीताल आपने सुना होगा, ग्रेट सुपीरियर लेक झील सुनी होगी, आपने ह्यूरन झील सुनी होगी, ह्यूस्टन झील सुनी होगी, इरिगन झील सुनी होगी, ओंटारियो झील सुनी होगी। ये सारी झीलें हैं। नदियाँ आपने गंगा सुनी, आपने टेम्स नदी सुनी है ना, आप यमुना जानते हैं। आप भारत की सारी नदियाँ देख लें, येलो नदी चीन देख लें, टेम्स नदी आप इंग्लैंड की देख लें, आप यांगत्से कियांग देख लें, दुनिया की मरे डार्लिंग देख लें ऑस्ट्रेलिया की, सारी नदियाँ सब बह रही हैं। और होता क्या है, हमने अभी कहा कि इन नदियों के किनारे ही बड़े शहर बसते हैं। बड़े शहर किसी न किसी जल स्रोत के नज़दीक बसते हैं, क्योंकि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। फिल्म भी शायद इस पर बनी। तो रोटी के साथ साथ हमें जल चाहिए नहीं पीने के लिए, हमको भी चाहिए, अन्य प्राणियों को भी चाहिए। तो अब बात हमारी समझना, भूपृष्ठीय जल के साथ हम कर क्या रहे हैं, अभी से भूपृष्ठीय की बात करते हैं। भूपृष्ठीय जल के किनारे हमने उद्योग धंधे लगाए, कल कारखाने लगाए। कल कारखाने समझते ना, कल मीन्स होता है इंजन, जो इंजन से चलने वाले कल कारखाने लगाए, है ना, उद्योग धंधे लगाए हमने। और ये सब कल कारखाने, तो इनका जितना भी अपशिष्ट है वो हमने कहाँ गिरा दिया, नदियों में, झीलों में, बड़े बड़े जलाशयों में। इनको भी आराम हो गई और उस क्षेत्र की जनता को भी रिलीफ हो गया। स्टार्टिंग में जब था, अब तो लोग जागरूक हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के विषय में पढ़ रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है। एजुकेटेड आदमी बहुत, हम कहना नहीं चाहेंगे, एजुकेटेड आदमी के सामने एक समस्या ये हमेशा से है कि वो एजुकेटेड हो जाने के बाद बड़ा रिजर्व हो जाता है, अपने एजुकेशन को ना तो ट्रांसफ़र करना चाहता है, ना तो किसी से कहना चाहता है कि भैया ये गलत है, ये ना करो। यहाँ अपने यहाँ तो कह भी नहीं सकते, अगर किसी से कह भी दिया कि ये ना करो तो आदमी तुमको सलाह उल्टे देगा। अब इनमें देखो क्या गिराया जाए, पहला क्वेश्चन कि यहाँ भूपृष्ठीय नहीं लेके आएगा प्रवाहित नदियों का जल इनमें से किस प्रकार से प्रदूषित होता है। उद्योग धंधों से कैसे प्रदूषित होता है, उसके हम अपशिष्ट गिराते हैं, या हम यहाँ कह सकते हैं दूषित जल गिराते हैं। सही है, दोनों एक ही बात है। अब हमने कहा वहां हम नगर बसाते हैं या हम महानगर बसाते हैं, कुछ भी बसाते। होता ये है, कानपुर सबसे प्रदूषित शहर है ना। कानपुर देख लो आप, इलाहाबाद देख लो आप, या लखनऊ गोमती देख लो आप, या पटना देख लो आप। तो होता क्या है, आपने देखा होगा इनमें कि बड़े बड़े नाले डायरेक्ट फंदाए जाते हैं, किसमें, नदी में। एकदम काला पानी गिर रहा, कहाँ, नदी में। या आपने देखा होगा जहाँ झीलें हैं, बड़ी बड़ी बड़े जलाशय हैं, जहाँ पानी स्टोर हो रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ गिराया जा रहा है, जलमल। तो महानगर और नगर क्या है, ये जलमल से प्रदूषित होते हैं। जलमल मीन्स सीवेज डायरेक्ट इसमें गिरा दिया जाता है, ठीक, इससे प्रदूषित हो रहा है। भूपृष्ठीय जल की बात कर रहे हैं। प्लस अगर हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमारे पास खेत हैं, इनमें हमने डाल दिया क्या, खेतों से जो पानी बह करके हमारा जलाशय तक पहुंचा, वो कैसे प्रदूषित होता है, इसमें हम रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक उर्वरक, अभी सिर्फ भूपृष्ठीय की बात कर रहे हैं, भूमिगत जल पे भी पहुंचेंगे, है ना। रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर दिया हमने, कीटनाशी दवा डाल दी हमने, कवकनाशी दवा डाल दी हमने, या खरपतवारनाशी जिसको हम कहते हैं पादपनाशी दवा डाल दी हमने। इन सारी दवाओं से भी हमारा जल प्रदूषित होता है ना। अब ये देखो, जल भी लिखा और मल भी लिखा, है ना। मल का मतलब है सीवेज जा रहा, जल के साथ भी एक कंडीशन, हम अपने घर में बैठे हुए और हमने लगाया चेहरे पे वो स्क्रब, है ना,
स्क्रब लगाया और वो महंगे महंगे हमने केमिकल लगाए अपने चेहरे। तो नहाने में ये एक आंकड़ा है कि सन 1951 में जो घर से जल निकलता था उसकी ppm मान जितना था उसके 8 गुना ppm मान है इस समय घर से निकलने वाले जल का, 8 गुना। मतलब तब निकलता था लगभग 100 ppm के अंदर सभी घरों से जल निकलता था, जो घर की नाली से जल निकलता नहाने और बर्तन धोने का। अब घर से जो जल निकलता है ये 51 की मैं बात बताऊँ, 1951 और अब जो घर से जल निकलता है वो अभी तक 300 350 लगभग निकलता था, अब 800 ppm निकल रहा। समझ रहे हो कितना? 800 ppm। हो क्या रहा? बर्तन हम धोएंगे काहे से? विम बार से। नहाएंगे काहे से? नहाएंगे काहे से? लक्स से नहाएंगे, ब्रिज से नहाएंगे, लाइफ बॉय से नहाएंगे, कहो निर्मा से नहा लें। अब तेजाब नहीं खाली आदमी डाल रहा अपने ऊपर, बाकी आदमी दुनिया सारे केमिकल लगा रहा। अब ये सब जो जाएगा तो ये जाएगा कहाँ? बह के नाली में जाएगा ना, और नाली का जल कहाँ जाएगा? नाला कहाँ जाएगा? नदी कहाँ जाएगी? समुद्र में। तो हम भूपृष्ठीय जल को समुद्र में बहुत बड़ा जलाशय होता है, और आप खुद जानते हैं जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाती है, याद रखना प्रवाहित नदी में अच्छा ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती प्रदूषण की मात्रा कम होती जाती, लेकिन हमारा जल नहीं शुद्ध होगा, वो पेयजल नहीं होगा। प्रदूषण की मात्रा कम हो जाएगी लेकिन पेयजल नहीं बनेगा। खैर ये बातें हुई किसकी? भूपृष्ठीय जल की। हम भूमिगत जल की बात करते हैं कि भूमिगत जल जो है हमारे पास जो 0.31% है, एक बड़ा सोर्स है। चाहे हमें खेत में पानी देना हो या हमें खुद पानी पीना हो, दोनों कंडीशन होती हैं। तो भूमिगत जल की अगर हम बात कर लें कि भूमिगत जल कैसे प्रदूषित हो रहा, तो भाई समझो, जब हमने कोई नगर बसाया तो नगर के लोग करेंगे क्या कि अपने घरों में बनाएंगे लैट्रीन बनाएंगे, बाथरूम तो नहीं कहेंगे, लैट्रीन बनाते हैं। उसके अपने नीचे क्या बनाते हैं? गड्ढा बनाते हैं, और उससे आप यहाँ ये भी कह सकते हैं मल, उसको कहेंगे मल का जो भी बनता है नीचे पिट जाता है। तो अगर वो फ्लो हो रहा, बह रहा है, बहने के बाद जाके उससे बिजली बन जाती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन होता क्या है, ये धीरे धीरे रिस करके वो ज़मीन के नीचे जाता है। भाई ऐसा तो नहीं आज हुए तो अब अगले दिन होना नहीं है, ऐसा तो है नहीं। अब क्या है कि रोज आदमी होगा तो जाहिर सी बात है उससे रिस के कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो इसके रिसाव से भूमिगत जल प्रदूषित होता है। फ्लोइंग नहीं, इसके रिसाव से भूमिगत जल प्रदूषित होता है। दूसरा है बहुत बड़े बड़े शहरों में आप देखें, अपने लखनऊ में हाईवे किनारे देख लीजिए, कानपुर में उधर हाईवे झांसी वाला जो है उसके किनारे देख लीजिए, बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हैं। ऐसा लगता है कूड़े के ढेर नहीं है, एकदम वो क्या बोलते हैं, पहाड़ कोई बने हुए, हिमालय। अब बड़े कूड़े के ढेर जो हैं, कूड़े के ढेर हैं, उनमें क्या होता है, कभी बड़े कूड़े के ढेर को आप जा करके कुछ छुइएगा जा करके, या छोटा ही कोई कूड़े का ढेर थोड़े दिन लगा दें, फिर उसके बाद उसको उठाएं तो नीचे एक लसलसा पदार्थ आपको मिलता है जिसको हम अम्ल बोलते हैं, और ये इंडोल एसिटिक एसिड बन जाता है उसमें, और ये जमीन के नीचे रिस के जाता है। कहाँ जाता है? जमीन के नीचे रिस के जाता है। फिर भूमिगत जल, तो इसके भी रिसाव से भूमिगत जल प्रदूषित होता है। अभी हमने खेतों की बात की थी जो लिखा था, तो खेत के रसायन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वही समझ लेंगे। उससे भी भूमिगत जल, क्योंकि कुछ तो अंदर जाएगा ना जल कि कैसे तत्व के द्वारा कुछ ना कुछ तो अंदर लौट जाने ही है। इन सब से हमारा भूमिगत जल दूषित होता है। और सागरीय जल की बात रही तो सागरीय जल को भी धीरे धीरे हम प्लास्टिक कचरा वगैरह वगैरह से लगातार दूषित करते चले जा रहे हैं। अगर हम सागरी की थोड़ी सी बात करें कि सागरीय जल में एक याद आ गई बात, तो वो भी जान लेना जरूरी है। अगर हम सागरीय जल की बात करें तो दो शब्दावलियां सागर में बहुत ज़्यादा रहती हैं, यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा, सागरीय जल। सागरीय जल में एक बात यह रहती है कि आपका सागर है और सागर में जल भरा हुआ है आपके, क्लियर? ये जल आपके भरा हुआ है यहाँ से पूरा
सागर भरा है आपका लबालब। सागर के साथ कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास सूर्य देवता ऊपर से हैं और ऊपर से सूर्य देवता अपना प्रकाश भेजते हैं समुद्र पर, समुद्र की सतह पर, सागर की सतह पर, तो ये कितनी गहराई तक, मैक्सिमम कितनी डेप्थ तक जा सकता है। तो यहाँ देखो समुद्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो प्रकार के मंडल बनते हैं। एक को बोलते हैं फोटिक जोन और दूसरे कहते हैं अफोटिक जोन। मतलब सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसको प्रकाशिक मंडल कहते हैं, जहाँ प्रकाश नहीं जाता उसको अप्रकाशिक मंडल कहते हैं। मतलब ऊपर वाला जितना फोटिक जोन है, मीन्स 200 मीटर की गहराई तक सूर्य देवता का प्रकाश आता है। ठीक, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रकाशिक मंडल, प्रकाशिक मंडल। ठीक, जहां सूर्य का प्रकाश जाना बंद हो जाता है इसको क्या कहते हैं? अप्रकाशिक मंडल, अप्रकाशिक मंडल। ठीक, कितने भाग हुए? दो भाग, ये प्रकाश के आधार पर। अगर हम जीवधारी के, देखो इस तने के नीचे प्रकाश नहीं जाएगा। अगर हम इसे प्रकाश के अलावा बांटना चाहें तो जहां तक प्रकाश जाएगा वहां तक पादप भी पाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा जो होता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश का ज़्यादा उपयोग स्थल भाग पे होता है कि जल भाग पे होता है? तो सदैव टिक कहाँ करेंगे? जल भाग में होगा, क्योंकि भाई 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पे स्थल है और 51 वर्ग किलोमीटर पर जल है। तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? जल भाग में। ऊपर जो काई पाई जाती है या अन्य भी बहुत सारे पादप होते हैं जो पाए जाते हैं जलीय। तो यहाँ तक कि जितने भी प्राणी होते हैं उनको हम कहते हैं प्लैंकटन। ठीक, सबसे ऊपरी सतह पाए जाते हैं क्या? प्लैंकटन। कितनी गहराई तक? 200 मीटर की गहराई तक। उसके बाद कौन पाया जाता है? नेक्टन। और सबसे तली में कौन पाया जाता है? तो बेंथस। क्लियर? बेंथस समुद्र की तली में पाए जाने वाले जीव हैं जो स्वभावतः चपटे होते हैं और समुद्र की तली में पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर? समुद्र की तली में पाए जाते हैं बेंथस और चपटे होते हैं। चपटे क्यों होते हैं? अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि बेंथस समुद्र की तली में पाए जाते हैं तथा चपटे होते हैं, क्यों? तो द्रव दाब के कारण। चपटे क्यों होते हैं? द्रव दाब के कारण चपटे होते हैं। क्लियर? द्रव दाब। अगर मारना हो तो आपको हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं, इन्हें खाली पकड़ लो और पकड़ करके, भाई जली जीव है, इन्हें जल से बाहर ले आओ, हो सकता है मर जाए ना, बाहर नहीं लाना, इन्हें यहां से उठाओ बेंथस को। ये पूरी हमने 9 किलोमीटर डेप्थ दी, बात हमारी समझना, ये पूरी 9 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूं भाई। अभी हमने लिखा था ना समुद्र की या सागरी भाग की मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? तो 9 किलोमीटर है। यहां पर है, उसको उठाया और लेके बस यहां तक आए, लगभग नेक्टन के बॉर्डर तक या नेक्टन के निचली सतह पर नहीं, ऊपरी सतह पर। ये अपने आप मर जाएगा, इसकी बॉडी फट जाएगी, मर जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ ज़मीन पे रहते हैं तो हम 68 बार का दाब सह रहे होते हैं पृथ्वी पर अगर सतह पे। हम ऊपर उठते जाते हैं तो देखा होगा जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो एक सूट पहन के जाते हैं, क्योंकि आप जैसे ही ऊपर उठते जाएंगे पृथ्वी सतह से, आपके ऊपर वायु दाब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे ही आप ऊपर पहुँचे तो आप चंद्रमा पर शायद सुना भी हो, अगर वहाँ हम जाते हैं तो हमारा शरीर फट जाएगा और फट करके हमारी मृत्यु हो जाएगी। हैं? अच्छा, चपटे तथा समुद्र की तली में पाए जाते हैं द्रव दाब के कारण। ठीक, नेक्टन कौन होते हैं? तो ये होते हैं रीढ़ युक्त प्राणी, इनके रीढ़ पाई जाएगी। रीढ़ युक्त प्राणियों को हम क्या कहते हैं? नेक्टन कहा जाता है। इसमें मुख्यतः मछलियां आती हैं, बड़ी मछलियां, मांसाहारी मछलियां। और प्लैंकटन दो तरीके के होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, एक होता है जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन में हमारा पादप वर्ग आता है और जू प्लैंक्टन में हमारे छोटे पिस्सू या छोटे जीव आते हैं जो समुद्र की तली में ऊपरी सतह पाए जाते हैं। इनका भोजन कौन करता है? नेक्टन लोग। और जो ये सब पूरा सड़सड़ा के नीचे गिरता है, इस सबको कौन खाता है? तो बेंथस गैंग खाता है। क्लियर? ये छोटी सी बात हुई। अगर हम एक और शब्दावली का बात करें तो शब्दावली एक खाद्य श्रृंखला, अगर हम कहें समुद्री खाद्य श्रृंखला में शब्दावली क्या चलती है? समुद्री खाद्य श्रृंखला, ये बात सागर की चल रही थी इसलिए सागरी खाद्य श्रृंखला की बात हम करते हैं कि सागरी खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो देखो 3 भागों में विभक्त है। वहाँ पर डायटम,
क्रस्टेशियाई, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। क्लियर? ये 3 शब्दावलियां प्रमुख हैं। कहाँ की? समुद्री भाग की। डायटम कौन होता है? तो ये होता है उत्पादक वर्ग। क्लियर? ये होता है प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग, जिसे हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। क्लियर? और हेरिंग कौन होता है? तो ये होता है सर्वोच्च उपभोक्ता अर्थात मांसाहारी वर्ग। क्लियर? तो समुद्र के सर्वोच्च उपभोक्ता को क्या कहना है? तो हेरिंग कहा जाता है सागरी भाग के। उसके शाकाहारी जितने उपभोक्ता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्रस्टेशियाई कहा जाता है। और जो इसके उत्पादक वर्ग होते हैं उसको डायटम कहते हैं। ये सागरी जलमंडल की हमारी कुछ बात रही है। यहाँ तक ये आप सब पूरा लिख लीजिएगा, प्लैंकटन वगैरह। अगर सागरी भाग पर आगे बढ़ा जाए तो पाया ये जाता है कि फिर प्रश्न बनते हैं कि सागर भाग में लवणता कितनी पाई जाती है, लवणता कितनी होती है। ये बात अगर हम समुद्र के ताप की बात कर लें, पहले तो परसेंटेज देख लेते हैं लवणता का। इस तरफ हमने लिखा है और इस तरफ हमने कौन कौन से लवण पाए जाते हैं वो लिखा, उसकी बात कर लेते हैं बात को। पहले एक छोटी सी बात कि समुद्री भाग का तापमान कितना होता है, और एक सा ही तापमान रहता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है समुद्री जल का, जो कि नियत है। अब अगर पूरे समुद्र की बात करें तो इसकी औसत लवणता कितनी होती? तो औसत लवणता की अगर बात करें तो 35% खनिज पाए जाते हैं। ये जो पूरे दिए हुए हैं 35% पूरे जल का, 35% सागरी भाग में लवणता होती। ये 35% में कौन कितने कितने परसेंट है, ये अंदर पूरे 100% में डिवाइड किया गया, इसको 100% मान के। अब दूसरा एक प्रश्न और आता है कि सर्वाधिक पूछी जाने वाली लवणता से है, तो सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो टर्की झील है, वान झील है जो टर्की में पाई जाती है। वान झील कहाँ की है? टर्की की है। इसकी लवणता कितनी है? तो 330% है। 330% लवणता पाई जाती। बहुत हो गई लवणता, 330% लवणता। और दूसरी झील जो है उसको कहते हैं मृत सागर। मृत सागर में कितनी लवणता पाई जाती है? तो मृत सागर को भी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा लवणता यहाँ भी है, 238%। वान झील में सबसे ज़्यादा है 330%, मृत सागर में लवणता है 238%। और भारत में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो वो आपकी चिल्का झील है, जिसमें लवणता ज़्यादा पाई जाती है। अब ये तो प्रश्न हुए जो वन लाइनर टाइप के फैक्चुअल पूछे जाते हैं, लेकिन जब यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सागरी भाग में लवणता सर्वाधिक किसकी है, तो ये ऊपर के 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। ये ऊपर के 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सा है? पहला है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता किसकी पाई जाती है? तो NaCl की पाई जाती है। कितनी? 77.8%। ये परसेंटेज लिखे हुए हैं। दूसरी हमारे सामने है मैग्नीशियम MgCl2। इसकी लवणता कितने परसेंट है? तो 10.9% है। ये जितने पर हम सर्किल कर रहे हैं ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट परसेंटेज नहीं पूछता तो पूछता है कि लवणता के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए। निम्न में से कौन सी लवणता सागरी भाग में पाई जाती, उसका मिलान कीजिए। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। यदि आपने पेपर्स दिए होंगे तो देखा भी होगा, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। मैग्नीशियम MgCl2 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट कितना पाया जाता है? MgSO4 कितना होता है? तो ये होता है 4.7%। ये तीनों महत्वपूर्ण है ऊपर के, इनके परसेंटेज भी पूछे गए जा चुके हैं, ये तीनों ऊपर के। कैल्शियम सल्फेट कितना होता है? CaSO4, तो ये होता है 3.6%। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? 0.3%। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड कितना होता है? तो 0.2%। तो ये हमारे पास जलमंडल की कुछ बातें रहीं। बाकी नदियाँ वगैरह वो अलग पढ़ाएंगे। सिर्फ जलमंडल जहाँ तक है तो वो ये मुख्यतः सागरी भाग में ही इन्वॉल्व है। ज़्यादातर जो जल पृथ्वी पर एकत्रित है जिसे हम लोग उपयोग करते हैं पीने के लिए, तो वो हमारा हिमनद के रूप में उपस्थित है। अगर उत्तर भारत की क्षेत्र की बात करें तो मेरुदंड जिसको कहा जाता है अर्थव्यवस्था का, वो माँ गंगा है। किस लिए हैं? क्योंकि उनका ही जल ज़्यादा मात्रा में हम
पेयजल के रूप में, तथा उनके ही जल से हम ज़्यादातर खेतों की सिंचाई करते हैं, ज़्यादातर भूमि सिंचित होती है। तथा भारत के उत्तरी भारत के मैदानी भाग का निर्माण भी गंगा ने ही किया था, जिसको कहते हैं जलोढ़ मृदा लाकर डाली थी, बांगर और खादर बना था, इसलिए गंगा को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं और अच्छी उपज भी होती। तो ये आपने कुछ समझी बातें जलमंडल की, इनको ज़रूर नोट कर लेंगे। आप परसेंटेज जलापूर्ति का भी लिख लेंगे और इसको भी ज़रूर पढ़ लेंगे, और एक बार देख के ही परीक्षा देने जाएंगे कि कितने % लवणता पाई जाती है। ये रही हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।